एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे हुआ है, जो यशवंत सर की एजेंसी ने किया है, उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 118 से 130 सीटें बताई गई हैं। और मैं बता देता हूं कि कुल सीट वहां 230 है, जिसमें 116 बहुमत है, यानी कि शुरुआत ही आपने बहुमत से की है। और बीजेपी को 99 से 102 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस थोड़े फायदे में दिखती है। यहाँ कांग्रेस को 45 से 51 और 46 सीट जो है वो बहुमत है। बीजेपी को 36 से 42 और अन्य को 2 से 5। अगर राजस्थान की बात करें, ये कांग्रेस बीजेपी के लिए अच्छी खबर वाली एक तरह से ट्रेंड लाइन है, जो आपका ओपिनियन पोल बता रहा है। 200 सीट वाले राजस्थान में 101 बहुमत है और 114 से 124 जो है बीजेपी को मिल सकती है, और कांग्रेस को 67 से 77, अन्य को 5 से 13। सर, मैं जो ये ट्रेंड लाइन है वो लगभग लगभग बना हुआ है। अगर हम देखें 3-1 महीने से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, आपकी एजेंसी करा रही है या दूसरी एजेंसीज भी यही ट्रेंड लाइन बता रही है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जो इस एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मैंने देखा, उसमें शुरुआत ही आपने बहुमत के बाद से करी है। तो क्या बिल्कुल एकदम फिक्स लग रहा है कि वहां पर जो मूड मिजाज है, मन मिजाज है, लोगों ने बना लिया है? देखिए, फिक्स तो भारत की राजनीति और चुनाव में कुछ नहीं होता, और हाँ। ट्रेंड लाइन जो होता है वो उस दिन का मिजाज होता है उसके, और वोट पड़ने के दिन तक बहुत कुछ बदल सकता है, बदल जाता है। इसलिए फिक्स जैसा तो कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करना जी। चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि पिछले एक साल से ज्यादा से हम लोग जो ट्रैकर कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें मोर और लेस ट्रेंड लाइन आपका कहना सही है कि कांस्टेंट है। कांग्रेस एक बढ़त में है, या एक एक थोड़ा सा आगे है, बीजेपी थोड़ा सा पीछे है। बीच बीच में बीजेपी किसी किसी समय पे एकदम से बराबरी पे आती है, थोड़ा सा आगे निकल जाती है, फिर पीछे चली जाती है। पब्लिक परसेप्शन भी यही है मध्य प्रदेश में लार्जली कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। क्योंकि हम ये सवाल भी पूछते हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये बताइए कि जीत कौन रहा है आपके हिसाब से। उसमें बहुत बड़ा गैप है, उसमें ऑलमोस्ट 10% का गैप है जो पब्लिक सोचती है कि कौन जीत रहा है उसके ऊपर। अब समस्या ये आ रही है पूरे आकलन में कि एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट के कुछ बड़े पॉइंटर्स, डेटा पॉइंट बड़े क्लीन सिग्नल वाले आते हैं। मसलन जो सत्ता में पार्टी है उसके वोट बुरी तरह गिरने चाहिए, या सत्ताधारी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल होना चाहिए, या सत्ताधारी पार्टी के कामकाज से लोगों की बड़ी नाराजगी होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश में तीनों ही चीजें नहीं। शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नाराजगी ऐसा कुछ नहीं। खासतौर पे 20 साल में सत्ता में रहने के बाद में जिस तरीके की नाराजगी दिखनी चाहिए वैसा तो दूर दूर तक नहीं। बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नाराजगी हो ऐसा भी नहीं। तीसरा, बीजेपी के कोई वोट गिर जा रहे हो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं। तो जब जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गुस्सा ना हो, वोट ना गिरे, सीएम पॉपुलर हो, और फिर भी हमें लगे कि सत्ता बदल रही है, तो ये थोड़ी सी विचित्र स्थिति है। ये विचित्र स्थिति इसलिए है कि नाराजगी भले ही ना हो, लेकिन जनता में एक ऊब का सेंटिमेंट है, ना नाराजगी नहीं होता। और इसको नापना बड़ा कठिन होता है किसी के लिए। ऊब होती है तो ये नहीं होगा ऊब में कि भाजपा का वोटर कांग्रेस को वोट डाला है। ऊब होने में रिलेटिव टर्नआउट कम हो जाता है। ऊब होने में होता है कि बहुत सारे बीजेपी के वोटर घर बैठ सकते हैं, या जो नए वोटर हैं वो कह सकते हैं कि ये तो बहुत सालों से हम इनको देख रहे हैं, इस बार आजमाना चाहिए। क्योंकि 20 साल में आप ये मान के चलिए एक इलेक्शन साइकिल में करीबन 7 से 8% अप्रोक्सीमेटली औसतन ये नए मतदाता ऐड होते हैं एक इलेक्शन 5 साल की जो साइकिल है। तो 20 साल में करीब करीब एक चौथाई कम से कम वोटर ऐसे हो गए हैं जिनको कांग्रेस के राज्य या दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री के शासनकाल के बारे में कुछ याद ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप सामने वाले की नेगेटिविटी दिखा करके वोट मांग नहीं सकते। वो एक चौथाई वोटर जो है उन्होंने केवल आपका साम्राज्य देखा है, न केवल आपका राज्य देखा है नीचे यानी पंचायत और उस लेवल पे, आपका राज्य देखा है म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, आपका राज्य देखा है राज्य के लेवल पे, और अब फिलहाल पिछले 10 साल से आपका राज्य देख रहे हैं केंद्र के लेवल पे। तो कोई भी चीज कमी है या पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आप किसी के भी सर पे वो ठीकरा फोड़ नहीं सकते।
क्योंकि हर जगह पे केवल आपका सर है। उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री पॉजिटिव रेटिंग पे हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पॉपुलर है और सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बावजूद भी अगर आप सत्ता की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतर केवल यह है कि एक ऊब के कारण टर्नआउट रिलेटिव कम हो सकता है। एक ये भी संभावना उसमें हो सकती है कि जनादेश का जो अपमान हुआ वो लोग कम बात करते हैं, लेकिन हमने कई बार इस बारे में बोला है, मिलिंद से मेरी इस विषय में चर्चा हुई। भारत का मतदाता सब कुछ बर्दाश्त करता है, दो चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। एक, किसी का चुनने के बाद में अहंकारी हो जाना, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, जो इस मामले में वो लागू नहीं होता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो कतई अहंकारी नेता की नहीं है। उनके आसपास के कुछ नेताओं की जरूर है उस तरीके की छवि, लेकिन स्वयं उनकी नहीं। एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि पिछला जनादेश कांग्रेस के लिए था। मिलिंद ने ऐसा बोला, कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाई, उसके कारण उनका सत्ता गई। ये एक पक्ष सही है। दूसरा, उसका सिक्के का दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए पार्टी को कांग्रेस के अंदर फूट करवाई और उसको अपने साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैक्शन को लेकर गई। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि बीजेपी के भी एक बड़े हिस्से के मतदाताओं को इस तरीके से सत्ता हासिल करना पसंद नहीं आया। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर बीजेपी ये सरकार नहीं गिराती और वो सरकार चलती रहती, इस समय तक इतनी मेजर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हो गई होती कि राजस्थान की तरह आसानी से इस समय बीजेपी सत्ता की वापसी की राह पे होती। तो ये दो फैक्टर जो हैं, ये मैंने जो गिनाए, उसका एक अपना असर होगा। लेकिन ये बात सही है कि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों ही जगह पे सत्ताधारी पार्टी के वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तीनों ही जगहों पे चीफ मिनिस्टर पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर नहीं है। तीनों ही जगहों पे ऊब है, नाराजगी भी है थोड़ी सी, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी सिटिंग एमएलएस के खिलाफ है। अब सिटिंग एमएलएस के टिकट जहां पे जो मुख्यमंत्री लंबी तादाद में काट पाएगा वो ज्यादा टक्कर में रहेगा, वापसी में रहेगा। जो टिकट ज्यादा नहीं काट पाएगा उसके लिए संकट रहेगा। हमने शुरुआत में स्कोर कार्ड की बात करी, और स्कोर कार्ड को मैं वापस लेकर आऊं क्योंकि बीजेपी की चर्चा थी। अगर 5 का जो स्कोर कार्ड है, अगर वहां राजस्थान जीत भी जाते हैं, जो ट्रेंड लाइन बता रही है, उसमें तो 4-1 का ही स्कोर कार्ड रहेगा बीजेपी का। और ऐसे में उनके लिए एक परसेप्शन जो है वो विपक्षी पार्टियां बना सकती हैं। नहीं, देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये चुनाव और वो चुनाव अलग अलग है। अभी भी मैं जो अखबारों में रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमको विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं डालना है, लेकिन लोकसभा में तो हमको मोदी चाहिए। मोदी नहीं चाहिए तो योगी चाहिए। आज ही मैंने शायद किसी अखबार में रिपोर्ट पढ़ी। तो मुझे लगता है कि वो एक परसेप्शन बनाना अपनी जगह ठीक है। 2018 में जब चुनाव हुए थे, जो हम उत्तर भारत कह सकते हैं, मध्य भारत या पश्चिम भारत, जिस भी तरह से, लेकिन हिंदी प्रदेशों में कांग्रेस का स्कोर था 3-0। मतलब मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार बनी, राजस्थान में भी बनी और छत्तीसगढ़ में बनी। तेलंगाना में टीआरएस जीती थी और एमएनएफ मिजोरम में। तो चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई इन्हीं तीनों प्रदेशों में होती है, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गंवा दिया। इसलिए अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गेन हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, जनता ने उनको एक तरह से जनादेश उनके पक्ष में गया था, वो जनादेश का वो पालन नहीं कर पाया या उसको सम्मान नहीं रख पाई। ये कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम है। जनता ने तो कांग्रेस की सरकार तीनों राज्यों में बना दी थी। अब जो यशवंत ने भी बात कही कि हो सकता है कि स्कोर वापस, क्योंकि अभी तक ओपिनियन पोल में क्या दिखाया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़त है, तेलंगाना में कांटे की टक्कर है। जो यशवंत ने ताज़ा पोल किया था उसमें बीआरएस या जो केसीआर की पार्टी उनको बढ़त दे दी थी। तो अगर जैसे यशवंत कह रहे हैं कि बावजूद इसके अगर ये 3-2 हो जाता है तो ये मतलब कांग्रेस के पक्ष में 3 राज्य और 2 राज्य, एक बीजेपी के पास और एक मान लीजिए एमएनएफ के पास जाता है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर एक राज्य बीजेपी के पास जाएगा, हमने जो राजस्थान की चूंकि हमने बात की, तो अगर 3 राज्य कांग्रेस के पास जाते हैं और उसमें तेलंगाना जुड़ जाता है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा। इसकी वजह यह है कि उनके पास कर्नाटक ऑलरेडी एक दक्षिण में एक राज्य है, तेलंगाना जो राज्य कांग्रेस ने बनाया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो मांग थी अलग राज्य बनाने की, कांग्रेस ने पूरी की 2014 में, लेकिन दोनों चुनाव 10 साल में उनकी सरकार नहीं बन पाई।
तो अगर कांग्रेस के पास तेलंगाना आ जाता है और कर्नाटक आ जाता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी सिनेरियो है। जो बात पहले भी हुई कि भाई कांग्रेस 1 साल पहले तक कहीं गेम में ही नहीं थी, वो नंबर 3 पे थी, या वो नंबर 2 पे भी आ जाती तब भी वो उपलब्धि है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तेलंगाना अगर वो जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। जो वर्स्ट केस सिनेरियो उनके लिए क्या हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से भी एक ही राज्य जीत पाए और राजस्थान चला जाए, तो ये उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इसके बीच में अगर कुछ होता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीत जाते हैं और तेलंगाना नहीं जीतते हैं, वहाँ क्लोज नंबर 2 रहते हैं, तब भी वो एक उनके लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर आप जो बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक है, तो वो तभी होगी जब अगर वो तेलंगाना जीतेंगे।